हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में रासायनिक एवं आयनिक साम्यावस्था, केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस वीडियो से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जेई मेन यूपी ट्यूब में, वो सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और फार्मूले बताने वाला हूं। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज साम्य स्थिरांक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, साम्य स्थिरांक कब होता है? जब कोई रासायनिक परिवर्तन साम्यावस्था में आ जाता है। ठीक है, जब अभिकारक के परिवर्तन की दर उसके उत्पाद के परिवर्तन के दर के बराबर हो जाती है, तो ऐसी अवस्था को हम लोग साम्यावस्था कहते हैं। तो ऐसी अवस्था आने के लिए अग्र अभिक्रिया की परिवर्तन दर पश्च अभिक्रिया के परिवर्तन दर के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, जब ये बराबर हो जाएगा तो वहां पर हमें साम्य स्थिरांक प्राप्त हो जाएगा। आइए समझते हैं कि कैसे होता है। आरएफ जो है ये रेट है फॉरवर्ड रिएक्शन का, यानी अग्र अभिक्रिया की दर है ये। तो आरएफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? अभिकारक के सांद्रता के। ठीक है, और जब ये प्रोपोर्शनल का निशान हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है के एफ। ठीक है, और इस के एफ को हम लोग कहते हैं अग्र अभिक्रिया का वेग। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं अग्र अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक। अग्र अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक। ठीक है, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। सेम इसी प्रकार अगर हम फर्स्ट अभिक्रिया का देखें, या इसे हम मान लें हम अग्र। ठीक है, क्योंकि ये दोनों समान है, जितना ये बी में परिवर्तन हो रहा है बी का उतना ही ए में परिवर्तन हो रहा है। तो इसे हम मान लेते हैं आर बी, यानी बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। यानी फर्स्ट अभिक्रिया की दर जो होगी ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? उत्पाद की सांद्रता के। ठीक है, तो ये है, जब इसको ब्रैकेट में लिखते हैं समझ लेते हैं ये क्या सांद्रता है, कंसंट्रेशन। ठीक है, और ये आर बी जब ये प्रोपोर्शनल का निशान हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है, ये होता है के बी। तो आप समझ ही गए होंगे, जब इसे हमने कहा अग्र अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, तो के बी को हम लोग क्या कहेंगे? पश्च अभिक्रिया के लिए, यानी बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट। ठीक है, ये है पश्च अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। ठीक है, ये है इक्वेशन सेकंड। और हमने इस दोनों को आर बी और आर एफ को यहाँ पर रख देंगे। कब के लिए? साम्यावस्था के लिए, यानी साम्यावस्था पर आर एफ इट इज इक्वल टू आर बी, यानी अग्र अभिक्रिया के परिवर्तन की दर पश्च अभिक्रिया के परिवर्तन की दर के बराबर हो जाएगी। और आर एफ की जो वैल्यू है वो के एफ ए है, के एफ ए है। और आर बी की वैल्यू जो है वो के बी इंटू बी है। ठीक है, अब क्या करना है हमें? ये के एफ अपान ये हो जाएगा के बी, ये हो जाएगा बी अपान ए। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं केसी, एक नया स्थिरांक है। और इसी केसी को हम लोग कहते हैं क्या? साम्य स्थिरांक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, केसी क्या होता है? फॉरवर्ड रिएक्शन का, यानी फॉरवर्ड अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अपान बैकवर्ड अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के अनुपात को हम लोग साम्य स्थिरांक केसी कहते हैं। ठीक है, और मान लीजिए ये अभिक्रिया ऐसे ना होकर दो उत्पाद और दो अभिकारक में अगर चेंज हो जाए और उसके साथ कुछ मोल हों, जैसे हमने मान लिया जैसे 2NH3, ठीक है, और प्लस 2H2, ऐसे कुछ भी लेते हैं अगर हम, तो कुछ भी बनता है तो जो होता है वो उसका होता है मोल। ठीक है, इस प्रकार का अगर कोई रिएक्शन है तो मान लेंगे हम उसको A इंटू ए, ठीक है, प्लस बी इंटू बी, ये क्या है? इसके मोल हैं। ठीक है, ये कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ठीक है,
अब ये चेंज हो जाएगा C इंटू कैपिटल C प्लस D इंटू कैपिटल डी। इस प्रकार की अगर अभिक्रिया हो जाएगी तो सेम ये भी वही होगा जैसे हम लोग पिछले करते आ रहे हैं। ठीक है, तो सेम जो अग्र अभिक्रिया होगी आरएफ की जो परिवर्तन की दर होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, अभिकारक के सांद्रता की। बट क्या होगा, जब ये सांद्रता लेंगे वो इनटू में ले लेंगे। ठीक है, ये सांद्रता होगी जो इनटू में होगी और जो इसके मोल होंगे इसके पावर में आ जाएंगे। यहाँ पर इसके मोल भी हैं, ये यहाँ पर पावर में आ जाएंगे। इतना करना है। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी अगर ये प्रोपोर्शनल का निशान हट जाएगा, ठीक है, तो फिर एक कांस्टेंट आ जाएगा, उसे हम लोग के एफ कहते हैं, ए इंटू बी द पावर बी, इक्वेशन फर्स्ट। सेम इसी प्रकार अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन के लिए देखें तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी। ठीक है, फिर ये अगर ये प्रोपोर्शनल का निशान हटेगा, ठीक है, तो एक कांस्टेंट आ जाता है के बी और ये हो जाएगा सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी। ये इक्वेशन सेकंड। हमने कहा साम्यावस्था पर आरएफ अगर अभिक्रिया के परिवर्तन की दर पश्च अभिक्रिया के परिवर्तन की दर के बराबर होगी। अब ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या कर देंगे, हम इक्वल कर देंगे। तो ये हो जाएगा के एफ ए की पावर ए बी की पावर बी इट इज इक्वल टू के बी सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी। ठीक है, ये हो जाएगा के एफ अपान के बी इट इज इक्वल टू ये है सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी अपान ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी। ठीक है, अब यहाँ पर एक नया कांस्टेंट आ जाता है और उस कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, केसी। यही होता है हमारा साम स्थिरांक, इसे हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, कोई भी रिएक्शन हो तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये उत्पाद रहेगा उसके मोल, उत्पाद रहेगा उसकी सांद्रता लिख के उसके मोल ऊपर, ठीक है, इनटू में, और ये अभिकारक जो है उसकी सांद्रता नीचे अपान में कर देंगे। और कुछ नहीं करना, इतना बड़ा नहीं करना है, ठीक है, डायरेक्टली करना है। ठीक है, सी की पावर सी कर देना, डी की पावर डी, और अपान में हमें ये जो उत्पाद रहेगा हमेशा अपान में रहेगा। ठीक है, न्यूमिनेटर में यानी अंश में हमेशा ये रहेगा उत्पाद। ठीक है, और वो बराबर हो जाएगा किसके, साम्य स्थिरांक के सी के। ठीक, हमेशा ऐसा करना है, ए आर एफ ओवर कुछ नहीं लिखना है। एक सेकंड बात और, यदि यही अभिक्रिया अगर गैसीय पदार्थों के बीच हो रही है तो क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए भी सेम इसी क्वेश्चन को हम लोग कैसे चेंज करते हैं, देखिए, बी सी डी डू कैपिटल डी। ठीक है, जब यह अभिक्रिया गैसीय पदार्थों के बीच हो रही है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए ये है N2G, ये है 3H2G। ठीक है, बनेगा क्या 2NH3, ये भी क्या है G। ठीक है, ये सिंबल जो G ब्रैकेट में लिखा है इसका मतलब N2 भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है और NH3 भी गैस है। ठीक है, जब अभिक्रिया क्या होगा, गैसीय पदार्थों के बीच होगा, तब हम लोग सांद्रता ना लिख के, ठीक है, इसके जो गैसीय पदार्थों की जो सांद्रता होंगी, यानी जो ये गैसीय पदार्थों की सांद्रता ए जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके आंशिक दाब के। ठीक है, पी डैश ए के। सेम इसी प्रकार जो बी होगा वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पी डैश बी, ये आंशिक दाब है। ठीक है, इसी प्रकार सी जो होगा वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पी डैश सी के, और इसी प्रकार डी भी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पी डैश डी के लिए। ठीक है, तो जहाँ पर ए बी और सी डी है, उस फर्स्ट इक्वेशन में इससे पहले जो हमने रिलेशन बनाया था वहाँ पर हम लोग ने लिखा था के सी इट इज इक्वल टू के एफ अपान के बी इट इज इक्वल टू, आगे क्या है, और ये उत्पाद को हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, सी की पावर सी और डी की पावर डी, यहाँ पर है ए की पावर ए और ये है बी की पावर बी। बस ए बी सी डी जहाँ पर है वहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, पी डैश है, पी डैश बी, पी डैश सी, पी डैश डी, और बस ये के सी ना कह के अब इसे हम लोग कहेंगे के पी बस। ठीक है, ये हो जाएगा के एफ अपान
के बी इट इज इक्वल टू सी क्या है पी डैश सी की पावर क्या है सी और ये है पी डैश डी की पावर है ये डी और सेम इसी प्रकार पी डैश ए की पावर है ये ए सेम इसी प्रकार ये है पी डैश बी की पावर बी। बस ये क्या होगा गैसीय पदार्थों के लिए है। ठीक है इसके मोल प्रभाव ये वो सॉरी आंशिक दाब लिखते हैं। ठीक इसमें एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यही चीज़ होता है जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट में पूछे जाते हैं। पूछा जाएगा कि केपी और केसी हैं वो किस पर निर्भर होते हैं तो केपी कामा केसी केपी तथा केसी दोनों ठीक है केवल तापमान पर निर्भर करते हैं केवल तापमान पर निर्भर करते हैं। ठीक है ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है केवल तापमान पर निर्भर करते हैं। ठीक है पूछेगा तापमान पर निर्भर करते हैं कि प्रेशर पर डिपेंड है किस पे डिपेंड है तो आपसे क्वेश्चन पूछा या दोनों पे या इनमें से कोई नहीं। ठीक है और इसमें इकाई भी पूछ ली जाती है केसी जो है साम्य स्थिरांक की जो इकाई होती है वो होती है सांद्रता की पावर डेल्टा एन जी। ठीक है डेल्टा एन जी ये मोल है ऑफ गैस के। ठीक है चेंज इन मोल ऑफ गैस। ठीक है या इसे हम सांद्रता को लिख सकते हैं मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन जी। ठीक है आइए समझते हैं डेल्टा एन जी क्या होता है लेकिन उससे पहले एक चीज़ और हम लोग समझ लेते हैं। हाँ चलिए डेल्टा एन जी बता देते हैं हम लोग। डेल्टा एन जी क्या होता है डेल्टा एन जी होता है इसे ये भी लिख सकते हैं एन पी माइनस एन आर एन पी माइनस एन आर। डेल्टा एन जी का मान क्या होगा ये मेन रोल रखता है डेल्टा एन जी एन पी माइनस एन आर। जो एन पी है गैसीय उत्पादों के मोलों की संख्या और एन आर जो है वो गैसीय अभिकारकों के मोलों की संख्या। ठीक है तो टोटल हम ऐड कर लेंगे गैसीय उत्पाद जो है उनके मोलों की संख्या कितनी है जैसे ये है कहाँ पर ए और बी इसे हम ऐड कर लेंगे। ठीक है यहाँ पर लिख लेंगे ए प्लस बी सेम इसी प्रकार गैसीय जो उत्पाद है उनके मोल क्या है सी प्लस डी है। ठीक है यहाँ पर हो जाएगा सी प्लस डी। अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की जो हमने अभी बताया है आपको यहीं पर बताया है आपको ये N2G 3H2 2NH3 के लिए N2G प्लस 3H2 NH3 के लिए अगर यहाँ पर हम कहें डेल्टा एन जी का मान बताइए तो आप कहेंगे फार्मूला भाई एन पी माइनस एन आर होता है ये प्रोडक्ट होता है ये रिएक्टेंट यानी अभिकारक होता है। मोल इसमें कितने हैं इसका मोल 3 है इसका मोल 1 है ये हो जाएगा 4 इसका मोल अच्छा ये प्रोडक्ट है। हाँ तो पहले प्रोडक्ट का लिखते हैं प्रोडक्ट का है 2 और रिएक्टेंट यानी अभिकारक का कितना 3 और प्लस 1 4। ठीक है तो डेल्टा एन जी का मान आ जाएगा -2 यानी मोल पर लीटर की पावर -2। ठीक है ऊपर ले जाएंगे इस पर लिख सकते हैं मोल की पावर -2। ठीक है और लीटर जो होगा लीटर की पावर भी ये लीटर पहली बार इन्वर्स में ऊपर जाएगा। ठीक है ये हो जाए प्लस लीटर स्क्वायर। ठीक है ये ध्यान रखना मोल पर लीटर स्क्वायर। ठीक है या सांद्रता की पावर कॉन्सेंट्रेशन जिसे हम लोग सी से सांद्रता की पावर -2 भी लिख सकते हैं। ठीक है और एक इम्पॉर्टेंट और भी लिख लेना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है केपी एंड केसी में संबंध यही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है संबंध यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है तो केपी जो होता है वो बराबर होता है केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी। ठीक है ध्यान रखना सबसे अगर इस प्रकार का कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें डेल्टा एन जी बहुत रोल रखता है। ठीक है वही अगर हमने फाइंड आउट कर लिया हमारा रिलेशन फाइंड आउट हो जाएगा क्योंकि ये सभी वैल्यू दी जाएंगी हमको। ठीक है और एक चीज़ और भी याद रखना कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक इनटू पश्च अभिक्रिया का वेग स्थिरांक
1 के बराबर हो जाता है। कभी कभी इस तरह पूछ लीजिएगा कि अगर अभिक्रिया दिया जाएगा पूछा जाएगा कि फर्स्ट अभिक्रिया बताइए, ठीक है, इसे डिनोमिनेटर में कर देंगे, ठीक है। एक चीज़ और है इम्पॉर्टेंट है, वो भी लिख लीजिएगा कि यदि NP मोल ऑफ प्रोडक्ट की ज़्यादा है किसके, मोल ऑफ रिएक्टेंट यानी उत्पाद की, ठीक है, कम दाब पर, ये है कम दाब पर जो अभिक्रिया होगी, अगर अभिक्रिया वो बढ़ेगी, ठीक है, यानी अगर अभिक्रिया बढ़ेगी, अगर अभिक्रिया बढ़ाएगा या बढ़ेगी, ठीक है, बढ़ाएगा, ठीक है, जब मोल ज़्यादा होगा प्रोडक्ट का कम दाब पर, अगर अभिक्रिया बढ़ाएगा। इसी में अगर मान लीजिए मोल रिएक्टेंट का ज़्यादा है, किसके, मोल प्रोडक्ट यानी अभिकारक के मोल ज़्यादा है किसके, उत्पाद से, और अधिक दाब पर, ये रिलेशन कब, अधिक दाब पर, ये क्या गया, अभिक्रिया को अग्र दिशा में बढ़ाएगा, ठीक है, ये क्या है, अगर अभिक्रिया बढ़ाएगा, अभिक्रिया को अधिक दाब पर अभिक्रिया को अग्र दिशा में बढ़ाएगा, ठीक है, क्रिया को अग्र दिशा में बढ़ाएगा, अग्र दिशा में बढ़ाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन है, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक अभिक्रिया दी गई है N2G + 3H2G, ठीक है, 2NH3G का 327 डिग्री सेल्सियस पर साम्य स्थिरांक Kc 0.59 लीटर स्क्वायर मोल -2। देखिए ये क्या है, इसकी यूनिट है। अभिक्रिया के लिए 327 डिग्री सेल्सियस पर साम्य स्थिरांक Kp का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर Kc भी है और Kp भी है, ठीक है। तो आपको Kp और Kc में एक रिलेशन हमने बताया था, ठीक है। Kp इट इज इक्वल टू Kc कैपिटल RT की पावर डेल्टा Ng। R क्या होता है, R क्या होता है, ये गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू को आप हमेशा याद रखना, इसकी वैल्यू होती है 0.082 ठीक है। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है लीटर वायुमंडल पर मोल केल्विन, यहाँ पर, ठीक है, ये इसका यूनिट होता है। आपको Kp की वैल्यू और Kc की वैल्यू दी गई है, तो Kc की वैल्यू हम लिख लेंगे। Kc की वैल्यू क्या है, 0.59, ठीक है, लीटर स्क्वायर मोल की पावर -2, ठीक। T क्या है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर को हमें केल्विन में चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पर 327 दिया, इसमें 273 और ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 600 केल्विन, ठीक है। अब क्या कर देना है, हमें एक चीज़ और फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ हमें Kp फाइंड आउट करना है, Kc हमें दिया गया है, R हमें दिया गया है, T हमें मिल गया। अब डेल्टा Ng ज्ञात करना है। डेल्टा Ng को हमने आपको बताया था कि क्या होता है, Np - Nr, ठीक है। तो इसको डेल्टा Ng हमेशा दिमाग में रखना कि जो मोल होते हैं प्रोडक्ट के, वो मोल पहले लिख लेना है और इनके जितने भी मोल हैं उसको ऐड करके माइनस कर देना है। तो इसका मोल क्या है, 2 माइनस इसके मोल कितने हैं, 3 और 1 4, यहाँ पर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -2। डेल्टा Ng का मान हमको मिल गया, ठीक है। अब इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख देंगे तो हमें Kp की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। Kc की वैल्यू हम रख देंगे 0.59 इंटू R की वैल्यू क्या हो जाएगी, यह है 0.821 इंटू T की वैल्यू क्या है 600 केल्विन, ठीक है। और उसके पावर रख देंगे हम -2, ठीक है। और जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.43 इंटू 10 की पावर -4 वायुमंडल की पावर -2, ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होता, देखिए ध्यान रखिए, NH4 ये इसका आंसर मिल गया, ठीक है। NH4HS, ठीक है, ये क्या है, ये सॉलिड में दिया गया है, ठीक है। और ये अभिक्रिया हो रही है, हमें क्या मिल रहा है, NH3 मिल रहा है, और हाँ NH3 हमें गैस में मिल रहा है, प्लस
H2S जो भी है ये गैस में मिल रहा है, ठीक है। इसमें भी आपको दिया जाएगा Kc का मान लीजिए Kc का मान कुछ भी दिया गया है 8.1 इंटू 10⁻⁵, और इसके जो यूनिट होगा वो आप जानते हैं मोल स्क्वायर लीटर की पावर -2, ठीक है। तो कह रहा है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर Kp का मान ज्ञात कीजिए। देखो Kc तो दिया है, Kp का मान ज्ञात किया था, आपको T भी मिल गया 273 ऐड करना है 300 केल्विन, T का मान आ जाएगा 300 केल्विन, R का मान जो अभी ऊपर बताया था वही होगा। बस हमें क्या करना है, डेल्टा Ng मेन रोल यहाँ पर निभाता है, ठीक है। तो डेल्टा Ng यहाँ पर क्या होगा, एक बार ध्यान रखना, होता है NP माइनस NR। अब देखेंगे इसके प्रोडक्ट के जो मोल हैं कितने हैं, 1 और यहाँ पर है 1, ये 2 है। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे कि इसके अभिकारक के जो मोल है वो सॉलिड में है, लेकिन डेल्टा Ng यहाँ पर लिखा है मोल ऑफ गैस, ठीक है, लेकिन ये तो है सॉलिड, S लिखा है, ये सभी क्या हैं, ये G हैं, G गैस है, तो ये क्या है 0 यहाँ पर हम लिखेंगे। एक बात ये याद रखना, ठीक है। तो इसका जब पावर हम लिखेंगे Kp इट इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये सब चीज़ होता है मेन रोल। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं यूपीटीओ में, जे मेन में भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के सम स्थिरांकों के मध्य परस्पर संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है। लेकिन वहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के मध्य सम स्थिरांकों के बीच जो होगा, यानी उनके सम स्थिरांकों के मध्य संबंध क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, हमने आपको पहले बताया था कि ए और बी और सी डी के लिए बताया था कि सम स्थिरांक जो Kc होता है उसका मान Kf/Rf नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्या होगा, क्योंकि हमें दिया है जो ये वैल्यू अभिकारक और उत्पाद, तो हमने बताया था कि उत्पाद जो होगा उसकी पावर, उसकी सांद्रता जो है C, उसकी पावर उसके मोल C लिख देंगे, ठीक है। और इनटू में जो और भी जितने भी उत्पाद होंगे उसकी भी पावर इनटू में और उसके मोल लिख देंगे, ठीक है। ये है क्या, D। सेम इसी प्रकार यहाँ पर A की पावर A हो जाएगा और B की पावर B, ये मोल हैं। सेम इसी प्रकार यहाँ पर अगर लिखेंगे तो देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर बात करते हैं कि जो Kc, इसको कहा है इन्होंने Kc1, तो यहाँ पर लिखेंगे हम Kc1, ठीक है। इट इज इक्वल टू होगा, यहाँ पर उत्पाद क्या है, इसी सांद्रता क्या होगी SO3 और इसके मोल जो हैं 2, तो हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में SO3 की पावर 2, ठीक है। डिवाइड में क्या लिखेंगे हम, SO2 की पावर 2 और O2 की पावर 1, ठीक है, यानी SO2 की पावर 2 और O2 की पावर 1, यानी कुछ नहीं, ठीक है। एक रिलेशन ये बन गया, और इन तीनों में संबंध स्थापित करना है, तो इसके लिए क्या होगा, सेम इसके लिए भी यही होगा कि Kc2 लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है SO3, तो लिखेंगे ऊपर SO3, मोल कुछ भी नहीं है 1 है तो नहीं लिखेंगे, और यहाँ पर क्या है SO2 की पावर 1 और O2 की पावर 1/2, ठीक है। ये SO2 है और यहाँ पर है O2 की पावर 1/2 है, ठीक है, ये हो गया। और अगर हम Kc3 की बात करते हैं, Kc3, तो Kc3 क्या है यहाँ पर, ठीक है, SO2 की पावर 2 O2, SO2 की पावर 2 और ये है O2, और नीचे क्या SO3 की पावर 2 डिवाइड बाई SO3 की पावर 2, ठीक है। अगर संबंध स्थापित करना है किसमें, Kc1, Kc2, Kc3, आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर SO3, SO2, यहाँ पर अगर देखेंगे हम, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे इसकी पावर में, तो देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दें हम, ठीक है, अगर हमने स्क्वायर कर दिया ये हो जाएगा यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, ये हो जाएगा 1। देखिए ये इसके क्या है, बराबर हो गया कि नहीं, ठीक है। SO3 की पावर 2, यहाँ पर भी SO3 की पावर 2, SO2 की पावर 2, SO2 की पावर 2, O, यहाँ पर सिर्फ O बचा, ठीक है। तो इधर स्क्वायर किया, इसका मतलब हमें इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो एक रिलेशन हमें मिल गया किसमें, Kc1 जो होगा वो बराबर होगा Kc2 के होल स्क्वायर के, ठीक है। अब Kc1 और Kc3 में अगर हम संबंध स्थापित कर लें, तो यहाँ देखेंगे जो Kc3 है और जो Kc3 है वो Kc1 का उल्टा दिख रहा है,
देखिए SO3 के पावर 2 है, यहाँ पर SO3 की पावर नीचे है, SO2 के पावर 2 रो 2 यहाँ पर देखिए नीचे है, यहाँ पर ऊपर है, ये इसी का उल्टा है। तो हम लिख सकते हैं जो KC1 है 1 अपान है क्या KC3 के, ठीक है। इसका जब उल्टा कर देंगे यानी 1 अपान KC3 कर देंगे तो ये चीज़ ऊपर चला जाता है, ये SO3 हो जाएगा ऊपर और ये सभी चीज़ आ जाएंगे नीचे, SO2 की पावर 2 और O, ठीक है। तो ये संबंध हो जाएगा KC1 और ये KC1 है, ये KC3, KC1 के बराबर ये है तो इसके भी बराबर हो जाएगा, ये संबंध हो जाएगा KC1 इट इज इक्वल टू KC2 की होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1 अपान KC3, ठीक है। देखिए देखने में तो छोटन लगे लेकिन आप समझ गए होंगे ना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक। इस तरह आपको रिलेशन पूछेगा। और अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे कि विभिन्न साम्यों पर द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम के अनुप्रयोग, ठीक है। 3 अनुप्रयोग हैं। नंबर 1 डेल्टा एन इट इज इक्वल टू 0, जब डेल्टा एन का मान बड़ा होगा 0 के और डेल्टा एन का मान इस लेस देन 0, ठीक है। जब मोल क्या होंगे, अभिकारक और उत्पाद के क्या होंगे, बराबर हैं तो क्या होगा, 0 होगा, डेल्टा एन का मान 0। तो फर्स्ट केस के लिए जब डेल्टा एन का मान 0 होगा, ठीक है। एक अभिक्रिया लेते हैं H2 प्लस I2 के लिए, ठीक है, और ये बनेगा यहाँ पर 2HI, ठीक है। अगर हम प्रारंभ में बात करते हैं T इट इज इक्वल टू 0 पर, मान लिया इसके मोल A हैं और इसके मोल B हैं 0 पर, यानी प्रारंभ में, तो इसके कोई भी मोल नहीं होंगे, ठीक है। यानी कोई भी ये जो उत्पाद होगा वो प्रोडक्ट में परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमने मान लिया कुछ समय के बाद, ठीक है, यानी हम लोग कहते हैं साम्य अवस्था पर, ठीक है, T इट इज इक्वल टू T पर, ठीक है, या T डैश पर, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ से इसके x के मोल निकल गए तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा A माइनस एक्स, x मोल इसका निकल जाएगा, A माइनस एक्स बचेगा और इसका भी x मोल निकल जाएगा तो B माइनस एक्स बचेगा। तो यहाँ पर इसका x निकल के आएगा x और इसका भी निकल के आएगा x, तो इसके मोल हो जाएंगे 2x मोल, यहाँ पर परिवर्तन हो जाएगा उत्पाद में, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अगर Kc, तो Kc की वैल्यू पता है, सांद्रता किसकी होती है, उत्पाद, यानी HI के जो इसके जो कॉफिशिएंट होते हैं वो ऊपर लिखे जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर H2 की सांद्रता और यहाँ पर नीचे I2 की सांद्रता। और सांद्रता आपको पता है कि सांद्रता बराबर होती है मोल पर लीटर के, ठीक है। अब देखिए जो ये HI है, HI की सांद्रता क्या होगी, तो इसके मोल हम लिखेंगे, HI के जो मोल हैं ये है 2x, ठीक है, और इसका मान लीजिए आयतन जो है वो V है, सभी का क्या है, V है साम्य अवस्था पर। और सेम इसी प्रकार अगर हम I2 की बात करें तो इसके मोल जो हैं वो B माइनस एक्स का, इस साम्यावस्था पर हम मोल निकाल रहे हैं, तो क्योंकि Kc की बात हम साम्यावस्था पर कैसे निकालते हैं, तो साम्यावस्था पर हम निकाल रहे हैं। और जो ये 0 पर है, T इक्वल टू 0 प्रारंभ पे है और ये साम्यावस्था पर मोल है, ठीक है। अगर हम कहते हैं T इक्वल टू 0 पर, तो साम्य होता ही नहीं, कुछ समय के बाद साम्य उपस्थित होगा, ठीक है। तो I2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो इसके I2 के मोल B माइनस एक्स हैं, ठीक है, और आयतन इसका है, इसका भी सेम V है, ठीक है। क्योंकि एक सेम बर्तन में, ठीक है, कहते नहीं एक सेम बर्तन में पूरी अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, तो सबका आयतन जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार अगर H2 की बात करें तो H2 के जो मोल है वो A माइनस एक्स है और H2 का आयतन भी V है। इस सभी वैल्यू को यहाँ पर हम उठा के रख देंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पर रखेंगे तो यह आ जाएगा Kc इट इज इक्वल टू 2x अपान V की पावर 2 और नीचे आ जाएगा A माइनस एक्स अपान V और ये आ जाएगा B माइनस एक्स अपान V, ठीक है। तो इसको जब सोल्व करेंगे ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा A माइनस एक्स
और ये हो जाएगा b माइनस एक्स, वी स्क्वायर, यहाँ पर वी स्क्वायर ये कट जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक, तो इसे हम लोग समीकरण 1 मान सकते हैं। के सी इट इज इक्वल टू 4x² a माइनस एक्स और ये है b माइनस एक्स। इक्वेशन फर्स्ट, अगर हम Kp निकालते हैं, Kp, तो हम लोग को पता है कि मोल प्रभाव, ये आंशिक दाब phi का और आंशिक दाब हाइड्रोजन का और आंशिक दाब आयोडीन का होना चाहिए। और आंशिक दाब जो होता है उसका फार्मूला होता है, एक ही क्वेश्चन में कितने आपको फार्मूले मिलेंगे। देखिए, आंशिक दाब जो होगा वो बराबर हो जाता है P इंटू मोल प्रभास। मोल प्रभास, ये जो P है ये टोटल प्रेशर है, यानी कुल दाब है, कुल दाब। और मोल प्रभास जो होता है वो किसी का अगर मोल निकालना हो तो मोल अपान कुल मोल के अनुपात को हम लोग कहते हैं मोल प्रभास। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर हम अगर आंशिक दाब निकालें अगर phi का, ठीक है, अगर हम निकालें आंशिक दाब phi का, ठीक है, तो phi का मान लो सभी का जो कुल दाब है वो है P, ठीक है, इनटू, ठीक है। अब देखेंगे इसकी जो मोल हैं phi के वो कितने हैं, यहाँ पर देखेंगे वो 2x मोल है। साम्य अवस्था पर सब निकाल लें हम, 2x मोल है, ठीक है, ये है 2x। और टोटल कुल मोल यानी पूरी अभिक्रिया का कुल मोल कितना होगा, ठीक है, a माइनस एक्स प्लस b माइनस एक्स प्लस 2x को अगर हम ऐड करेंगे यहाँ पर कि a माइनस एक्स प्लस b, ये है माइनस एक्स प्लस 2x, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये इससे ये कट जाएगा, ठीक है, तो कुल मोल आ जाएगा a प्लस b, ठीक है, हम a प्लस b से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये इसकी वैल्यू को उठा के फिर यहाँ रखेंगे। सेम इसी प्रकार अगर हम हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का भी निकाल लें, ठीक है, आंशिक दाब हाइड्रोजन का और आयोडीन का, ठीक है, तो इसका मोल है हमको पता है a माइनस एक्स और कुल मोल इसका भी होगा क्या, a प्लस b और मोल पर आंशिक दाब इंटू टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर इंटू मोल प्रभास बराबर होगा किसके, आंशिक दाब के, ठीक है। और यहाँ पर आंशिक दाब ही लिखा है, वही वैल्यू हमें रखना है, ठीक है। सेम इसी प्रकार अगर हम phi का यानी आंशिक दाब आयोडीन का देखें तो कुल प्रेशर और इसका जो मोल है b माइनस एक्स है और टोटल मोल इसका भी होगा a प्लस बी, पूरी अभिक्रिया का टोटल ये मोल है। इस सभी वैल्यू को हमें यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो जब हम लोग Kp की वैल्यू निकालते हैं तो p डैश, ये चाहिए बार बार लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है, p डैश H2 और ये है p डैश I2 का, ठीक है। इसकी वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे। अभी हमने निकाला है HI की वैल्यू है p इंटू 2x अपान a प्लस b, ठीक है, और इसका ये होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई p इंटू a माइनस एक्स अपान a प्लस b इंटू b माइनस एक्स अपान a प्लस b, इसके साथ भी p रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो p स्क्वायर, यहाँ से p स्क्वायर ये समझ लीजिए कैंसिल हो जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे ये आ जाएगा 4x स्क्वायर a माइनस एक्स इंटू b माइनस एक्स, ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड है। एक इसकी वैल्यू है Kp की, ठीक। अच्छा, इतना तो हम लोगों ने किया, आपको समझाने के लिए आया कहाँ से, ठीक है, लेकिन इसी चीज़ को अगर हम समझें तो इतना नहीं करना पड़ेगा। ये H2 है, H2, ये है I2, ठीक है, और बन क्या रहा है यहाँ पर 2HI। हमने कहा T इट इज इक्वल टू 0 यानी प्रारंभ में इसका था A, इसका था V, इसका था 0, ठीक है। और साम्यावस्था पर हमें साम्यावस्था पर Kp कैसे निकालते हैं,
तो ठीक है, इन्होंने कहा इसका x मोल निकल गया तो बचेगा इसका a माइनस एक्स, इसका भी x मोल निकल गया तो b माइनस एक्स, इसका x तो यहाँ पर 2x। ठीक है, अगर हम ये देखें, हमें Kp की वैल्यू अगर निकालनी है तो मोल जो होंगे HI का, ठीक है, मोल HI का, और इसका कॉफिशिएंट क्या है 2, इसका पावर कर दे अपान, और देखिए इसके जो मोल हैं अपान नीचे, हाँ नीचे HI के, और मोल इसके हाइड्रोजन के किसके हैं a माइनस एक्स, इसका कॉफिशिएंट कुछ नहीं है यहाँ पर तो वही रहेगा। सेम इसी प्रकार b का कुछ नहीं रहेगा तो हम लिखेंगे क्या b माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ पर p अपान सिग्मा n की पावर n रखते हैं। ठीक है, ये क्या होगा सिग्मा p की पावर n, p क्या है प्रेशर और n क्या है, n है टोटल मोल, n क्या है टोटल मोल। अगर हम बात मान, और n ये नहीं, ये डेल्टा n है। ठीक है, डेल्टा n आपको बताया था, डेल्टा Ng आप समझ सकते हैं, डेल्टा Ng जो आपको बताया था कि NP माइनस NR जो होता है ये प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के मोल का डिफरेंस। ठीक है, और ये डेल्टा Ng जो प्रोडक्ट जो इसका कॉफिशिएंट है ये 2 है, इसके 1 और 1 ये हो जाएगा 0, यहाँ के हो जाएगा वैल्यू 0, और जब ये 0 तो इसकी ये हो जाएगा 1। ठीक है, और जब ये हो जाएगा 1 तो मोल ऑफ HI के यहाँ पर देखेंगे ये रख देंगे 2x, हो जाएगा ये 4x स्क्वायर। ठीक है, और इसके क्या हैं ये है a माइनस एक्स, इसका मोल क्या है b माइनस एक्स, यही हो जाएगा क्या Kp। ठीक है, यही चीज़ तो हमको मिला।